वेलकम टू द चैनल एम जुडिशरी। दिस इज अंकुरन। आज हम लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि मैंने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, तो आप पहले पार्ट के लिए चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम दूसरे पार्ट को कवर करेंगे और आज हम बात करेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की हिस्ट्री की। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया था कि इन ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज बीइंग रिस्टोर्ड टू एक्सटेंसिवली। लॉ मेकिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, लेकिन लेजिस्लेचर जो है वो कुछ स्मॉल पार्ट ही इनेक्ट करता है। मैंने आपको बताया था कि उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे पार्लियामेंट के पास में लिमिटेड टाइम होती है, टेक्निकलिटी की प्रॉब्लम, एक्सपर्टीज की प्रॉब्लम, and large bulk of legislation is made by the executive under powers conferred on it by the legislature। लेकिन ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी के टाइम में कुछ नया नहीं है। इसकी शुरुआत 15वीं और 16वीं शताब्दी में ही हो गई थी। सबसे पहले 1539 में स्टैच्यू ऑफ प्रोक्लेमिनेशन आया था, by which Henry VIII was given wide powers to legalize by proclamation। हालांकि ये जो स्टैच्यू ऑफ प्रोक्लेमिनेशन था ये 1547 में रिपील हो गया था। इसी तरह से 1531 में स्टैच्यू ऑफ सीवर्स आया था, जिसमें जो कमिश्नर था उसको बहुत सारे पावर्स डेलीगेट किए गए थे और उन पावर में था कि वो लॉ को जो टैक्स लेवाई करने के लिए और डिक्री पास करने से रिलेटेड जो लॉज थे उनको वो अमेंड भी कर सकता था, रिपील भी कर सकता था, बना भी सकता था। तो ये जो कमिश्नर था वो एक तरह से देखा जाए तो वो लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सारे पावर का इस्तेमाल जो है वो एक ही समय पे कर रहा था। तो ये स्टैच्यू ऑफ सीवर्स के थ्रू कमिश्नर को ये पावर दी गई थी। उसी तरह हेनरी VIII स्टैच्यू ऑफ प्रोक्लेमिनेशन आया 1539 में, और हेनरी VIII स्टैच्यू ऑफ वेल्स भी आया 42 और 43 में। 20th सेंचुरी एक ऐसा टाइम था जब बहुत सोशियो और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था और बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो वेलफेयर पे काम कर रही थी, लोक निर्माण पे काम कर रही थी, और उस समय इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो एग्जीक्यूटिव को ज्यादा से ज्यादा दी जाए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो थे वो सिचुएशन और कंडीशंस को बेहतर समझते थे और वो सिचुएशन के हिसाब से लॉ बना सके, इसलिए ये बहुत जरूरी था कि उनको डिस्क्रिशनरी पावर दिया जाए। तो इसकी जो शुरुआत है वो 20th सेंचुरी में हो गई थी, ये सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से। तो इस तरह से जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ता गया और यहाँ पे जो लेजिस्लेचर था वो रॉ फॉर्म में लॉ को बना करके एग्जीक्यूटिव को दे देता था। फिर जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज होती थी वो सिचुएशन जैसी सिचुएशन की जो भी डिमांड होती थी वो उसके अकॉर्डिंग लॉ बना देते थे। एंड सच शेपिंग ऑफ प्राइमरी लॉ बाय द एग्जीक्यूटिव हैज बिकम अ पार्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इस तरह से इसकी शुरुआत हुई। आइए हम देखते हैं कि इसका यूनाइटेड किंगडम में क्या पोजीशन है। तो अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया तो इंग्लैंड ही वो जगह है जहां पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जन्म हुआ था, और ये 19वीं और 20वीं शताब्दी का समय था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कॉलोनियल पावर में थी, और उस समय उसने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स थे उनको एक एक्सटेंसिव डिस्क्रिशनरी पावर दे रखा था जिसका वो इस्तेमाल अपने अपनी जगहों पे कर सकते थे। इससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फायदा था वो ये था कि वो अपना रूल जो है वो ज्यादा चला पा रहे थे और साथ ही साथ रूल को प्रोलॉन्ग भी कर पा रहे थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो 19 और 20th सेंचुरी में ही जब वो कॉलोनियल पावर में थी तो उसने ऐसे बहुत सारे पावर्स जो है वो डेलीगेट कर रखे थे सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को थ्रू ऑफिशियल्स और ब्यूरोक्रेट्स। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि आज के समय में अगर हम यूनाइटेड किंगडम की स्थिति देखिए तो वहां पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो अभी भी है, एंड द सिमिलर अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन एंजॉयड बाय द ब्यूरोक्रेट डिस्पाइट द फैक्ट दैट ब्रिटिश नो लॉन्गर रिमेन्स इन अ कॉलोनियल पावर।
तो अभी भी वहां पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। आप सबको पता है कि इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन है, मतलब कि वहां पे जितने भी लॉ इनेक्ट होते हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट ही है जो इनेक्ट कर सकती है। तो वहां पे भी जैसे दूसरे देशों में प्रॉब्लम है कि पार्लियामेंट के पास में टाइम नहीं है या टेक्निकलिटी की प्रॉब्लम है या एक्सपर्टीज की प्रॉब्लम है, तो वहां पे भी पार्लियामेंट जो है वो अपने पावर्स को डेलीगेट कर सकती है। बस वहां पे यही है कि वहां पार्लियामेंट सॉवरेन है, तो उनके द्वारा बनाए गए किसी लॉ को आप कोर्ट में जाकर के चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है स्थिति है अभी के। आइए हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में इसका क्या है। तो आप सबको पता है कि द ब्यूरोक्रेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो एंजॉय फेयर अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर। हालांकि जो यूएस फंक्शन है, द यूएस फंक्शन ऑन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड इट इज अ की फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसलिए वहां पे जो यूएस की जो पार्लियामेंट है, जिसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, डिड नॉट एक्सप्रेसली डेलीगेट इट्स लेजिस्लेटिव पावर टू द एग्जीक्यूटिव। तो लेकिन हालांकि ये चीज सिर्फ थ्योरी में लिखी गई है कि सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से जो यूएस पार्लियामेंट है वो अपने लेजिस्लेटिव पावर को डेलीगेट नहीं कर सकती है, लेकिन ऐसा कि प्रैक्टिस में नहीं है वहां पर में। और कोर्ट ने नंबर ऑफ केसेस में, जो वहां पे सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कोर्ट है, उसने नंबर ऑफ केसेस में कहा है कि प्रैक्टिस में डेलीगेशन है और हम सेपरेशन ऑफ पावर और डेलीगेशन के बीच में हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और इसको बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास में जुडिशियल रिव्यू का पावर है, और इन केस की यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा या लेजिस्लेचर के द्वारा एक्सेसिव डेलीगेशन होता है, तो यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू के पावर का इस्तेमाल करके उसको अल्ट्रा वायरस घोषित कर सकती है। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पर एक केस आया था, आप उस केस का नाम नोट कर लीजिएगा, पनामा रिफाइनिंग कंपनी वर्सेस रेयान। इसको हॉट ऑयल केस के नाम से भी जानते हैं। इसमें नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट, नीरा भी कहते हैं उसको, 1933 का सेक्शन 9C जो है वो प्रेसिडेंट को वहां पे ऑथोराइज्ड करता है। मतलब जो वहां की कांग्रेस है वो प्रेसिडेंट को ये पावर देती है कि जो भी ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है इंटर स्टेट वहां पे, तो उसमें जो है वो स्टेट जो है वो अपना कोटा फिक्स करते हैं। तो अगर उस कोटा से फिक्स करने से एक्सेस वहां पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वो उसको प्रोहिबिट कर सकता है प्रेसिडेंट। जो इसका मेन उद्देश्य था वो फेयर कंपटीशन था यहाँ पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी के साथ यहाँ पे हेल्प किया कि जो डेलीगेशन है वो इनवैलिड है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे कांग्रेस ने ऐसा कोई पॉलिसी या कोई स्टैंडर्ड डिक्लेयर नहीं किया है कि किसको हम एक्सेस कहेंगे, और कोई यहाँ पे क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया गया है जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन को प्रोहिबिट कर दे। तो एक क्राइटेरिया को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का एक एग्जांपल है यूनाइटेड। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या पोजीशन थी। तो हम सबको पता है कि 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था वो प्रिवी काउंसिल था। तो प्रिवी काउंसिल के सामने एक केस आया था, आर वर्सेस वीरा। ये जो है पहला केस था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर। इसमें एक एक्ट पास किया गया था इंडियन लेजिस्लेचर के द्वारा, और इस एक्ट के द्वारा जो गैरो हिल्स थी वहाँ बंगाल में, उस बंगाल के सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के जुरिडिक्शन से उस गैरो हिल्स को रिमूव कर दिया गया था, और उसका जो सिविल और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का पावर था वो ऑफिसर को दिया गया था, और वो जो ऑफिसर था वो गवर्नर ऑफ बंगाल के द्वारा अपॉइंटेड होता था। अब जो इस एक्ट का सेक्शन 9 था वो ये कहता था कि एक्ट के किसी भी प्रोविजन को, वहां पे हिल्स थे खासी, जयंतिया और नागा हिल्स, वहां पे वो उसको एक्सटेंड कर सकता है। अब जो इस केस में अपीलेंट है वो मर्डर के लिए कन्विक्ट हुआ था और उसको डेथ सेंटेंस दी गई थी। तो इसमें कैलकाटा हाई कोर्ट के पास में ये केस गया, तो कैलकाटा हाई कोर्ट ने कह दिया कि सेक्शन 9 जो है वो अल्ट्रा वायलेंस है, इस ग्राउंड पे कि वो
सब डेलीगेशन है। अब सब डेलीगेशन कलकत्ता हाई कोर्ट क्यों कह रही थी? क्योंकि जो इंडियन पार्लियामेंट थी वो उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर थी, तो कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये पावर इंडियन पार्लियामेंट को डेलीगेट किया है और इंडियन पार्लियामेंट जो है वो फर्दर इस पावर को सब डेलीगेट नहीं कर सकती किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को। तो सब डेलीगेशन के ग्राउंड पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये सेक्शन 9 को अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया था। फिर ये केस जो है प्रिवी काउंसिल में गया अपील में, और प्रिवी काउंसिल ने कलकत्ता हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवररूल कर दिया 2 ग्राउंड पे। पहला, तो इंडियन पार्लियामेंट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एजेंट नहीं है, मतलब कि इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन है और अगर वो कोई एक्ट पास करता है तो वो उसके कॉम्पिटेंसी में मानी जाएगी और वो उस पावर को डेलीगेट कर सकता है किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को। तो पहला तो ये हो गया यहाँ पे कंफर्म कि वो सब डेलीगेशन था ही नहीं, क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट के पास उसका पावर है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से डेलीगेट नहीं हुई है। दूसरी बात थी कि कंडीशनल लेजिस्लेशन, मतलब कि यहाँ पे जो ऑफिसर था उसको एक्ट का प्रोविजन सिर्फ एक्सटेंड करने का राइट दिया गया था, मतलब इसमें उसको कोई नया लॉ बनाने का ऑर्डर नहीं दिया गया था, नया लॉ बनाने का पावर नहीं दिया गया था। यहाँ पे जो ऑफिसर था उसके पास सिर्फ इतना पावर था कि वो किसी हिल्स पे उस एक्ट के प्रोविजन को एक्सटेंड कर सकता है और उसने एक्सटेंड किया भी। तो यहाँ पे सिर्फ वो जो पावर मिला था एक्सटेंड करने का था, उसमें कोई नया लॉ बनाने का नहीं था। तो ये जो है कंडीशनल लेजिस्लेशन की क्राइटेरिया के अंदर आता है, तो इसलिए जो सेक्शन 9 है वो अल्ट्रा वायरस नहीं था, ये पूरी तरह से वैलिड था। तो ये पहला केस था इंडिया में। उसके बाद सेकंड केस जो है वो जतिंद्रनाथ गुप्ता वर्सेस प्रोविंस ऑफ बिहार का आया था फेडरल कोर्ट के सामने, जिसमें द बिहार मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1948 को चैलेंज किया गया था। इसमें जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर को पावर दिया गया था कि वो एक्ट का जो ऑपरेशन है वो एक्सटेंड कर सकता है 1 साल के लिए, तो वहां पे वो 1 साल के लिए एक्सटेंड भी किया गया। तो बाय अ मेजॉरिटी वहां पे फेडरल कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि किसी एक्ट के ऑपरेशन को एक्सटेंड करना 1 साल के लिए ये लेजिस्लेटिव एक्ट है और इसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। मतलब अब यहाँ पे फेडरल कोर्ट पूरी तरह से दूसरी बात कह रही थी कि किसी एक्ट के ऑपरेशन को एक्सटेंड करना है, कितने साल के लिए एक्सटेंड करना है, ये एक लेजिस्लेटिव पावर है। और मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो लेजिस्लेचर होता है वो जितने भी लेजिस्लेटिव और एसेंशियल पावर्स होते हैं वो खुद ही इस्तेमाल करेगी, वो कभी उसको डेलीगेट नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे फेडरल कोर्ट का कहना था कि ये जो है ये एक लेजिस्लेटिव पावर है और इसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से इंडिपेंडेंस के पहले डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को लेकर के काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे और ये चीज यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही थी कि इसमें कौन कौन से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के क्राइटेरिया हैं जो सही हैं। या आइए हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में क्या पोजीशन हुई। तो इंडिया में जस्ट जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फोर्स में आया था तो हमारा सबसे पहला केस जो आया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर, उस केस का नाम था दिल्ली लॉज एक्ट 1912। इसको चैलेंज किया गया था, मैंने ये पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो आप वहां पर जाके इसका फैक्ट दे सकते हैं। मैं इसके इंपॉर्टेंट डिसीजंस को यहाँ पे फिर से बता दे रही हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्राइमरी लॉ मेकिंग बॉडी है और सेकेंडरी लॉ मेकिंग बॉडी है, मतलब प्राइमरी मतलब लेजिस्लेचर है, सेकेंडरी लॉ मेकिंग मतलब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, इनमें जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए कि वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। लेजिस्लेचर जो है वो ओरिजिनल लॉ मेकिंग का पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव को नहीं देगा, मतलब जो प्राइमरी और एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं वो हमेशा पार्लियामेंट ही परफॉर्म करेगा, उसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता। Delegated legislation is not unconstitutional and hence valid provided is observed the canon of separation of power। मतलब कि इंडिया में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये पूरी तरह से वैलिड है, बशर्ते कि ये जो उनको पावर दिए जाते हैं वो उसके अंदर ही रह के उसका इस्तेमाल करे, अल्ट्रा वायरस नहीं होना चाहिए वो। और चौथी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कही थी वो ये कही थी कि जो पावर डेलीगेट किया जाएगा उसको फिर से हम सब डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। इसमें
1960 में एक और केस आया, हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, और इसमें जो सेक्शन 3 था, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954, उसको चैलेंज किया गया था। इसमें सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो है एक लिस्ट ऑफ डिसीज थी जहां पे एडवर्टीजमेंट उनका प्रोहिबिटेड था, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर थी कि वो जो डिसीज की लिस्ट है उसमें और भी डिसीज को इंक्लूड कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जो है किसी सेंट्रल एक्ट को इनवैलिड घोषित किया, ये कहते हुए कि इस लिस्ट में कोई डिसीज को इंक्लूड करने की कोई क्राइटेरिया और कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी डिसीज को इस लिस्ट में इंक्लूड कर देगी, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो इस बिहाफ पे इस एक्ट को जो है वो इस एक्ट को नहीं, सॉरी, सिर्फ इस सेक्शन 3 को इस एक्ट के इनवैलिड घोषित कर दिया गया था, क्योंकि ये जो पावर डेलीकेट हो रहा था ये अनगाइडेड और अनकंट्रोल था। इसके लिए कोई क्राइटेरिया या प्रिंसिपल जो है वो निश्चित होना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि डेलीगेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला है कंडीशनल लेजिस्लेशन। कंडीशनल लेजिस्लेशन जो है यहाँ पे कोई स्टैट्यूट जब कंट्रोल प्रोवाइड करता है और स्पेसिफाई कर देता है एरिया कि आपको किस कंडीशंस में उसको इस्तेमाल करना है, तो उसको ही कंडीशनल लेजिस्लेशन कहते हैं। लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाता है, फुल और कंप्लीट लॉ जो है वो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है और फिर उसको एग्जीक्यूटिव को दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव फंक्शंस डेलीगेट नहीं किए जाते हैं, वहां पे सिर्फ कोई कंडीशन या कंटिजेंसी दे दी जाती है एग्जीक्यूटिव को, और एग्जीक्यूटिव जो है वो उस कंडीशन और कंटिजेंसी के आने पे ही उस पावर का इस्तेमाल कर सकता है, उस एक्ट का ऑपरेशन कर सकता है, उस एक्ट को ऑपरेशन में ला सकता है, तो उसको हम कंडीशनल लेजिस्लेशन कहते हैं। तो ये पूरा कंट्रोल नहीं देता है, यहाँ पे उसके लिए एरिया जो है वो स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि किस कंडीशन में उसको इस्तेमाल करना है, तो हम उसको ही कंडीशनल लेजिस्लेशन कहते हैं। इस कंडीशनल लेजिस्लेशन पे एक केस आया था सरदार इंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। इसमें राजस्थान टीनेंट प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जो है वो प्रमोलगेट किया गया था 2 सालों के लिए, और यहाँ पे जो राज प्रमुख होता था उसको एम्पावर किया गया था कि वो इस ऑर्डिनेंस की जो लाइफ है उसको एक्सटेंड कर सकता है नोटिफिकेशन इशू करके, और राज प्रमुख ने इसको नोटिफिकेशन इशू करके इस एक्ट के ऑपरेशन को एक्सटेंड भी कर दिया 1 साल के लिए। तो ये जो है चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रोविजन है वो वैलिड है क्योंकि ये कंडीशनल लेजिस्लेशन का पार्ट है, इसको कोई न्यू लॉ बनाने का राज प्रमुख को अधिकार नहीं दिया गया था, वो सिर्फ जो है इसमें उस एक्ट के ऑपरेशन को एक्सटेंड कर रहा था। मतलब कि जो बात प्रीवी काउंसिल ने आर वर्सेस बिरला में की थी, हम उसको ही यहाँ पे हेल्ड कर रहे थे सरदार इंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। अब हम आते हैं कि सब डेलीगेशन पे। सब डेलीगेशन क्या होता है? जो स्टैचू है हमारा वो लेजिस्लेटिव पावर्स जो है जब एग्जीक्यूटिव को देता है, मतलब कि हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और उसने वो किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को दे दी। अब क्या किया, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने अपनी किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को फर्दर वो पावर डेलीगेट कर दी, तो हम उसको ही सब डेलीगेशन कहते हैं। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का जो सेक्शन 3 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है रूल बनाने के लिए, और सेक्शन 5 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो इसके अंदर पावर जो है डेलीगेट कर सकता है किसी ऑफिसर को, स्टेट गवर्नमेंट को या किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को। अब मान लीजिए कि यहाँ पे पार्लियामेंट ने किसी स्टेट गवर्नमेंट को पावर डेलीगेट कर दिए। अब एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, ये फर्स्ट स्टेज हो गया हमारा। सेकेंड स्टेज पे उसने स्टेट गवर्नमेंट को पावर डेलीगेट किए। अब हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर उसने किसी ऑफिसर को, किसी ब्यूरोक्रेट को फर्दर वो पावर डेलीगेट कर दिए और कुछ लॉ के लिए उनको कुछ पावर दे दिए, तो ये जो हमारा है ये सब डेलीगेशन का स्टेज आ जाता है यहाँ पर। तो ये जो है एक बेहतर एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि सब डेलीगेशन कैसे होता है। आइए अब हम देखते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तो है, पर अगर एक्सेसिव डेलीगेशन होता है
तो उसमें हम क्या क्या सेफगार्ड्स को ध्यान में रख सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में इसके लेजिस्लेटिव और जुडिशियल कंट्रोल को डिस्कस किया है एक्सेसिव डेलीगेशन के केस में। इससे रिलेटेड सेफगार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो है कि जो भी पावर्स एग्जीक्यूटिव को दिए जाते हैं लॉ बनाने से रिलेटेड, हम उसको लिमिट कर सकते हैं, मतलब कुछ सीमा में ही दे सकते हैं, ये नहीं कि हर लॉ ही दे रहे हैं एग्जीक्यूटिव को। दूसरी, जुरिडिक्शन जो कोर्ट का है वो कर्टेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कि कोर्ट्स के जुरिडिक्शन को लेके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। डिपार्टमेंट शुड कंसल्ट आउटसाइड इंटरेस्ट एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स शुड बी अटैच्ड टू ऑल रेगुलेशंस। जो भी रेगुलेशंस दी जाते हैं उसमें एक्सप्लेनेटरी नोट्स होना चाहिए, मतलब कि उनको बताना चाहिए, स्पेसिफाई करना चाहिए कि ये गाइडलाइंस हैं, या ये प्रिंसिपल्स हैं, या ये क्राइटेरिया है जिसमें रह के ही आपको काम करना है। यूनिफॉर्म प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड। एक प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए जो यूनिफॉर्म हो, जो सब पे सेम अप्लाई होता हो, और उसको हम अडॉप्ट करें। रूल्स एंड रेगुलेशन शुड नॉर्मली बी पब्लिश्ड होने से वो उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है और लोगों के ध्यान में रहता है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल शुड बी स्ट्रेंथन। जब भी वो एक पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को कोई किसी अथॉरिटी को पावर देती है कोई लॉ बनाने का, तो उस पे पार्लियामेंट्री कंट्रोल भी बराबर से बनी रहनी चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो उसका फायदा नहीं उठाती है और एक सीमा के अंदर ही रह करके काम करती है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।